नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज हम बात करेंगे नेपाल की, जहां पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की अगुवाई में नई सरकार ने कमान संभाल ली है। इसके साथ ही नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित तमाम इलाकों में माहौल अब बदला हुआ नजर आ रहा है। काठमांडू में कर्फ्यू हटा लिया गया है, वहां की सड़कों से सेना को वापस बुला लिया गया है। नेपाल पुलिस फिर से काठमांडू की सुरक्षा में जुट गई है। वैसे अंतरिम तौर पर शासन में आई कार्की सरकार से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं और भरोसा है कि नेपाल में बदलाव से देश का कायाकल्प हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। कुदरती खूबसूरती और पर्यटन के लिए मशहूर नेपाल में एक बार फिर से रवानी आ रही है। नेपाल में थमी हुई जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ने जा रही है। हिमालय की गोद में बसे इस देश में अमन की बयार बहने की उम्मीद है। काठमांडू में बाबा पशुपतिनाथ का धाम फिर से गुलजार होने वाला है और पोखरा की वादियों में एक बार फिर से यहाँ पर वही नज़ारे नजर आ सकते हैं जिनके लिए ये जगह मशहूर है। नेपाल में पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार ने कमान संभाल ली है, लेकिन ये सरकार कैसे अपना काम करेगी और किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएगी, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। सभी की निगाहें आने वाले समय के लिए अंतरिम सरकार के रोड मैप और उन फैसलों पर रहेगी जिन पर नेपाल का भविष्य निर्भर करेगा। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शुक्रवार 12 सितंबर को कमान संभालने के बाद पहला फैसला नेपाल में आम चुनाव को लेकर किया। उन्होंने नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने का निर्णय लिया है। सुशीला कार्की सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह घोषणा की गई। इसके साथ ही नेपाल की प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया है, जो जेनजी प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग थी। तो ये साफ जाहिर है कि अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान अंतरिम सरकार की अहम जिम्मेदारी नेपाल में सुचारू शासन व्यवस्था के साथ आम चुनाव संपन्न कराने की है। सुशीला कार्की जी, the former chief justice, she has a reputation as being a straight individual, corruption, somebody who's fought against corruption, given many human rights answers, etc. She's also a senior person. We are fortunately studied at BHU. So when you see all this, you hope that you are starting to rebuild in that sense, fill in the vacuum. Prime Minister, the person is there in a de jure position and can take things forward. I see this as a positive step and a welcome positive. आपको बता दें कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे सुशीला कार्की राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पहुंची। इसके बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। शपथ दिलाने के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला ने सुशीला कार्की को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे देश को बचाने में सफल हो। इसके जवाब में कार्की ने उन्हें धन्यवाद कहा। हालांकि जेनजी के आंदोलन के बाद बदरंग हुए नेपाल का कायाकल्प कराना आसान नहीं है। But in terms of politics, they know the art of compromise and the art of getting the deal done, as they say. So that's the first priority. Then, of course, you have major issues, the buildings, the properties, etc. There will be costs. Simple thing like tourism. You think people are going to start coming? No, it takes time. It's very easy to say no, but the yes takes a very long time before you build things. This is a strong challenge for them. There's no doubt about it. But if I use the Hindi expression, क्या करें, ये तो करना ही पड़ेगा, देश के लिए करना पड़ेगा। बहरहाल सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद अब नेपाल में शांति लौट रही है। राजधानी काठमांडू में सेना की ओर से शुरू हुई हिंसा, उपद्रव और आगजनी के बाद 9 सितंबर से लगाए गए कर्फ्यू और निषेधाज्ञा को शनिवार सुबह 5 बजे से हटा दिया गया। वहां की सड़कों पर अब सामान्य माहौल लौटता दिख रहा है। अंतिम सरकार बनने के बाद सुरक्षा बलों ने हालात को देखते हुए कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया। हालांकि सड़कों पर सेना की मौजूदगी अभी कुछ दिन और रहने की उम्मीद है। वहीं पूरे नेपाल में लोगों को उम्मीद है कि अब नए सिरे से अमन चैन का माहौल बनेगा। उम्मीद यही है कि अच्छा सरकार बने, रोजगार मिले, एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन हो, करप्शन सब बंद हो। जो युवा यहाँ से बाहर विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, वो रोज़गार उनको यहीं पे मिले, वो यहीं पे रहे, देश का उन्नति हो। उनसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत कुछ होगा अब नेपाल में।
पहले से बहुत बेटर होगा, सब इम्प्रूवमेंट होगा। भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग सब लोग परेशान थे बिल्कुल एकदम। बहुत ज़्यादा ही करप्शन हो रहा था। तो पूरा देवा का ये सबका घर में, एक्स प्राइम मिनिस्टर सबका घर में से पैसा डॉलर का पूरा जला हुआ मिला है। पूरा पैसा ही पैसा है, वो टनल के अंदर ही पैसा था, सब जला हुआ, सब भ्रष्टाचार। एक साफ सुथरी और क्लीन सरकार आप लोग को मिलेगी। हाँ एकदम, अब बिल्कुल। अंतरिम प्रधानमंत्री के कमान संभालने के बाद सुशीला कार्की से नेपाल के लोगों को उम्मीद है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेंगी और पहले जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ जांच होगी। सबसे बड़ा मांग था जो भी करप्ट नेता लोग था, जिसकी वजह से हम लोग के ऊपर बहुत करप्शन का हम लोग शिकार हुए थे। नेपाल के वासी पूरा करप्शन के शिकार थे, कितने भी कमाए सर पे बाल नहीं जमता था। इसीलिए हम लोग का सबसे बड़ा मांग था, हम लोग का करप्शन मुक्त हम लोग को देश चाहिए। तो सुशीला मैम के आने से हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो नया नियम लेके आएंगी, संविधान में संशोधन करेंगी, जितने भी करप्ट नेता लोग हैं उन लोगों का संपत्ति शुद्धिकरण करके राष्ट्रीयकरण करेंगी। इनसे हम लोगों को यही उम्मीद है कि जो करप्शन है, जो प्रशासन का दमन है जनता के ऊपर, ये सब खत्म होना चाहिए हर हाल में, और जो करप्ट नेता हैं उनको अविलंब जेल में डाले। और नेपाल में जनजी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हामी नेपाल एनजीओ ने सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपे जाने से पहले 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी मौजूद संसद को भंग हो और ये शर्त मान भी ली गई है। दूसरी शर्त ये है कि 8 और 9 सितंबर के आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और उनके खिलाफ गोली चलाने के भी आदेश की न्यायिक आयोग से निष्पक्ष जांच कराई जाए। तीसरी शर्त ये है कि न्यायिक आयोग बनाकर पिछली सरकार में प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली समेत सभी मंत्रियों और सांसदों की संपत्ति की जाँच कराई जाए। हालांकि अंतरिम सरकार का दायरा सीमित होगा और केवल 6 महीने में ही ये सारा काम कैसे मुमकिन होगा, ये कहना कठिन है, क्योंकि इसे अंजाम देना सुशीला कार्की के सामने बड़ी चुनौती होगी। अहम बात ये भी है कि नेपाल में आंदोलन का बिगुल बजाने वाले जेनजी के नेता खुद अंतरिम सरकार की कमान संभालने से दूर रहे। ना तो सुदन गुरुङ और ना ही बालिन शाह ने सत्ता में दिलचस्पी दिखाई। यहाँ तक कि आंदोलन के दौरान जेल से बाहर आने वाले रवि लामिछाने भी सत्ता से दूरी बरतने के इच्छुक दिखे। तो सवाल अब ये भी है कि अब आने वाले समय में नेपाल में होने वाले चुनावों में जेनजी की क्या भूमिका रहेगी। सवाल ये है कि क्या जेनजी के नेता खुद चुनाव में उतरेंगे या वे पहले से चल रही राजनीति में ही बदलाव की उम्मीद करेंगे। करीब 4 दिन चले आंदोलन के बाद नेपाल की राजनीति में नई सुबह हुई है। हालांकि देश में अंतरिम सरकार का कई राजनीतिक दलों की ओर से विरोध किया जा रहा है। जब से अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने शपथ ग्रहण लिया है, तब से स्थिति धीरे धीरे सामान्य बनता दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि कल संसद विघटन को लेकर जो है 2 कम्युनिस्ट पार्टियां यहाँ की जो यूएमएल और माओवादी है, उन्होंने जरूर अपना उसमें असहमति व्यक्त किया है। नेपाल बार एसोसिएशन ने उसमें असहमति व्यक्त किया है। लेकिन कुल मिलाकर लोगों के मन में ये है कि किसी तरह से शांति यहाँ पे कायम हो। जिस तरह का माहौल पिछले दिनों यहाँ काठमांडू में था, उससे लोग निजात पाना चाहते थे। तो जैसे ही इस सरकार का गठन हो गया है, प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है, तो अब लोगों को ये उम्मीद है कि एक ट्रैक पे नेपाल जो है फिर से दोबारा आएगा। हालात ना बिगड़े, इसको लेकर नेपाल के कुछ सीमावर्ती इलाकों में अभी कर्फ्यू जारी रखे जाने की खबर है। लिहाजा बिहार में रक्सौल समेत भारत नेपाल की सभी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी सख्त है। नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों का आइडेंटिटी कार्ड देखकर ही उन्हें भारत में आने दे रही हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय नेपाल में हैं। उन्हें भारतीय दूतावास के सहयोग से सड़क और हवाई मार्ग से सुरक्षित भारत भेजा जा रहा है। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही हालात में और सुधार होगा, फिर से बाजारों में रौनक लौटेगी और पर्यटन को पंख लगेंगे। काठमांडू से पंकज दास, बीरगंज से रोहित सिंह और रक्सौल से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लगभग 2-3 दिनों तक चले मंथन के बाद आखिरकार नेपाल के जेनजी संगठनों के बीच अंतरिम सरकार के मुखिया के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि साफ सुथरी और ईमानदार छवि वाली सुशीला कार्की उथल पुथल के दौर से गुजर रही नेपाल की सियासत को पटरी पर लाने में अहम रोल निभा सकती है। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का भारत से भी खास कनेक्शन है। देखिए रिपोर्ट। अहम
बदलाव से गुजर रही नेपाल की राजनीति के मौजूदा दौर में सुशीला कार्की अब वो चेहरा बनकर उभरी हैं, जिनसे नेपाल की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। 73 वर्षीय पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई है। सुशीला कार्की भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने सख्त रुख के लिए चर्चा में रही हैं और अब उन पर नेपाल में अमन, चैन, स्थिरता और स्थायित्व लाने की जिम्मेदारी है। सुशीला कार्की ने 1978 में काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की और उसके अगले साल से उन्होंने विराटनगर में वकालत शुरू की। 2007 में उन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में मान्यता मिली। सुशीला कार्की 2009 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनी। 2010 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर उनकी स्थायी नियुक्ति हुई। उन्होंने 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। हालांकि अपने सख्त रवैये के कारण उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी संसद में आया, लेकिन जनता के कड़े तेवरों को देखते हुए उस पर कार्रवाई रोक दी गई। वैसे सुशीला कार्की का परिवार नेपाली कांग्रेस के करीब रहा है और वो राजनीतिक माहौल में ही उनकी परवरिश हुई, लेकिन वो खुद राजनीति से दूर रही। बहरहाल जेनजी के आंदोलन के साथ नेपाल में जैसा माहौल बना, उसमें ऐसा लगा कि वो ही ऐसी शख्सियत हैं जो नेपाल को नई दिशा दे सकती हैं। I'm pretty sure that Sushila Karki will be able to manage the next elections, and it's not for the first time that this is happening. In 2013 as well, the Chief Justice at that time took the reins of government in his hands, following an all-party consensus around it, and got the elections conducted. So I think it's a very good development under the circumstances. पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा। सुशीला कार्की नेपाल के विराटनगर की रहने वाली हैं। खास बात यह है कि विराटनगर क्षेत्र में ही जीपी कोइराला सहित नेपाल के 6 पूर्व प्रधानमंत्रियों की पैदाइश हुई है और सुशीला कार्की पीएम बनने वाली यहाँ की 7वीं शख्सियत है। आपको बता दें, सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर के मोरांग में हुआ था। उन्होंने 1972 में विराटनगर से ग्रेजुएशन किया। उनके माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन सुशीला कार्की की मंजिल तो दूसरी ही थी। उन्होंने आगे चलकर कानून और न्यायिक व्यवस्था को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिसमें पहले मर्दों का ही वर्चस्व हुआ करता था। अहम बात यह है कि सुशीला कार्की भारत के साथ अपने कनेक्शन को लेकर विशेष रूप से सुर्खियों में है, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई और निजी जिंदगी को खास दिशा भारत में ही मिली। सुशीला कार्की ने भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही पढ़ाई की है। 1975 में उन्होंने बीएचयू से राजनीतिक विज्ञान में पीजी डिग्री हासिल की। बीएचयू में ही उन्हें अपने जीवन साथी मिले। बीएचयू में उनकी मुलाकात नेपाली कांग्रेस के युवा नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई थी। बाद में दुर्गा प्रसाद सुवेदी से उनकी शादी हो गई। सुशीला कार्की ने एक इंटरव्यू में भारत से अपने जुड़ाव को शिद्दत से याद किया और कहा, हाँ, मैंने बीएचयू में पढ़ाई की है। वहाँ की बहुत सी यादें हैं। मैं अपने शिक्षकों, दोस्तों को आज भी याद करती हूँ। गंगा नदी, उसके किनारे हॉस्टल और गर्मियों की रातों में छत पर बैठकर बहती गंगा को निहारना मुझे आज भी याद है। वहीं सुशीला कार्की का भारत प्रेम इस बात से भी जाहिर होता है कि वो भारत से अच्छे रिश्तों की पक्षधर रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। भले ही दोनों देशों के बीच कुछ छोटी मोटी बातें होती रही हैं, जैसे बर्तनों का खटकना, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ता बहुत मजबूत है। इतना ही नहीं, सुशीला कार्की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खास प्रशंसक है।
वो एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूँ। मुझे मोदी जी का व्यक्तित्व बहुत पसंद है। नेपाल और भारत के लोगों के बीच बहुत प्यार और सद्भावना है। हम भारतीयों को अपने भाई बहन मानते हैं। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नवयुक्त अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पदभार संभालने पर बधाई दी। सुशीला कार्की ने भारत से हर क्षेत्र में सहयोग का आग्रह किया है। भारत के राजदूत ने उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। हालांकि नेपाल के हालत को देखते हुए भारत को सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि रिश्तों की नाजुक डोर कमजोर न पड़े। जो भारत ने करना है कि भारत ये नया गवर्नमेंट को सपोर्ट देना है, लेकिन ऐसे सपोर्ट न देना है कि बहुत पब्लिसिटी मत देना है कि हम ये किया वो किया। हमारे राजदूत नया नेपाल गवर्नमेंट से पूछना आपको क्या चाहिए और जो कुछ चाहिए दीजिए। और नेपाली लोग, नेपाली मीडिया कहेगा ये इंडिया से आया, हम मत कहना है। जब नेपाली मीडिया कहते हैं हम भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि सेंसिटिविटी है। नेपाल की न्यायपालिका में अपनी ईमानदारी, साहसी और निडर छवि और मजबूत फैसलों के लिए जाने जाने वाली सुशीला कार्की ने अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली है, तो केवल नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें उन पर लगी हुई हैं। उन पर घरेलू मोर्चे पर विशाल चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी है, तो साथ ही उन्हें निष्पक्ष और संतुलित रूप से सरकार चलाकर नेपाल के नौजवानों को और जनता की अपेक्षाओं को भी पूरा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। यहाँ की संस्कृति भी भारतीय संस्कृति की तरह ही है। दोनों देश सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि भारत और नेपाल के बीच गहरे रिश्ते रहे हैं। दोनों देशों में व्यापारिक रिश्ते भी बेहद अच्छे रहे हैं। जब कभी भी जरूरत पड़ी भारत नेपाल की मदद में आगे बढ़कर सामने आया, या यूं कहें कि भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है। नेपाल एक खूबसूरत देश जो हिमालय की राजसी पर्वत श्रृंखलाओं, लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संपन्न है। इस देश की सीमा भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ जुड़ी हुई है और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ सीमा और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि रोटी बेटी के रिश्तों से भी गहरा है, जो दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को और मजबूत करता है। भगवान राम और माता सीता का रिश्ता हो या साझा खुली सीमाएं, दोनों देशों के लोगों को आपस में गहराई से जोड़ती है। दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक रिश्ते रामायण काल से ही चले आ रहे हैं। अयोध्या के भगवान श्री राम का विवाह नेपाल के जनकपुर के राजा की पुत्री सीता से हुआ था और दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंधों का ये सिलसिला आज भी बना हुआ है। इसके पीछे की मुख्य वजह भी है दोनों देशों की सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता। खुली सीमा के चलते लोगों की आवाजाही आसान है, साथ ही सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी दोनों देशों के बीच शादियों के सिलसिले को बढ़ावा देती हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बीपी कोइराला हो या फिर वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केपी भट्टाराई, उनका नाता भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा है। इतिहास गवाह है कि कठिन से कठिन हालात में भी भारत ने नेपाल का हाथ थामा है। चाहे 2015 में वहां आए विनाशकारी भूकंप के बाद मदद की बात हो या ऊर्जा,
सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग का मामला, भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है। भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं और पीपल टू पीपल कनेक्ट है, उसके अंदर बहुत स्ट्रांग और बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप है। और ये बात नहीं है कि नेपाल में उतार चढ़ाव नहीं आए हैं, उतार चढ़ाव वहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आए हैं। वहाँ पर पहले मोनार्की हुआ करती थी, उसके बाद में दूसरे लोग आ गए हैं, पार्टीज और तरह की होती हैं, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है। सो डिफरेंट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम वहाँ पर है और लोगों को डेमोक्रेसी में जो भी उनको लगता है कि ठीक है उसको चुनते हैं वहाँ पर। भारत के साथ में लगभग सभी के साथ रिश्ते ठीक रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे चीन एक बड़ा नेबर है उनका भी और हमारा भी, तो चीन का जो रोल है उसका इम्पैक्ट भारत के इंटरेस्ट के ऊपर पड़ सकता है। तो हम रिलेशनशिप हमारी बायलैटरल उनके साथ काफी अच्छी रही है। भारत के लिए नेपाल पड़ोसी देश तो है ही, साथ ही रणनीतिक दृष्टि से भी अहम है, इसलिए भारत उसका और ज्यादा ख्याल रखता है। दोनों देशों के बीच के रिश्ते सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं, जबकि नेपाल भारतीय पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। साथ ही यहाँ के व्यापारी भी वहाँ से मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच भी भारत नेपाल का व्यापारिक रिश्ता उस मजबूत पुल की तरह है जो दोनों देशों को जोड़ता है। नेपाल भारत का 14वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत और नेपाल के बीच सालाना $8 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड होता है, जिसमें भारत नेपाल को $7 बिलियन का सामान बेचता है, तो वहीं नेपाल से करीब $1 बिलियन का माल खरीदता है। नेपाल की जीडीपी के 16% के बराबर भारत का एक्सपोर्ट है। यही नहीं, नेपाल कई सामानों को लेकर भारत पर काफी निर्भर है और पड़ोसी देश होने के नाते भारत भी कई सामान नेपाल को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें बिजली से लेकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी IOCL का नेपाल में काफी बड़ा एक्सपोर्ट है। वहाँ ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी IOCL की ओर से ही किया जाता है। भारत नेपाल को रियायती दरों पर बिजली भी सप्लाई करता है। इसके अलावा लोहा, स्टील, ऑटो पार्ट्स, दवाएं जैसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर नेपाल भारत पर काफी निर्भर है। वहीं अगर भारत के नेपाल से इंपोर्ट की बात करें तो जूट प्रोडक्ट्स नेपाल से ही मंगाए जाते हैं। साथ ही चाय, कॉफी और मसाले ऐसे सामान हैं जो नेपाल से ही आते हैं। फाइबर और लकड़ी के सामान भी नेपाल से इंपोर्ट होते हैं। साथ ही वनस्पति तेल और वसा काफी मात्रा में नेपाल से इंपोर्ट किया जाता है। टेक्सटाइल, फाइबर, नमक, स्टोन समेत कुछ दूसरी चीजें भी नेपाल से मंगाई जाती हैं। 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार बनती है। इस संधि के प्रावधानों के तहत नेपाल के नागरिकों को भारत में काफी फायदे मिले हैं। वे भारतीय नागरिकों के बराबर सुविधाएं और अवसर प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 6 मिलियन नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं। वो भारतीय सुरक्षा बलों में भी अपनी सेवा देते हैं। अभी जिस तरह से सिचुएशन नेपाल में उभरी है, उसके कारण भी जो है ये कि देखिए यूथ बल्ज है वहाँ पर, और ज़्यादातर यूथ जब बाहर जाता है और इकोनॉमी ज़्यादातर डिपेंडेंट है रेमिटेंस के ऊपर में, और वो जब डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं, वहाँ पर एक तरह की ऑटोक्रेसी देख रहे हैं, तो लोग जो है उसका विश्वास अपनी सरकार के ऊपर से उठ जाता है। लेकिन हमारी तो हमेशा यही इच्छा रही है कि जितने भी हमारे नेबर्स हैं वहाँ पर एक स्टेबिलिटी रहे और जो उनकी प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो निरंतर चलता रहे। और इसीलिए भारत ने तो स्पेशल प्रिविलेजेस नेपाली लोगों के लिए हैं, और कितने ही लाखों नेपाली यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते में 2015 के आसपास उस वक्त कुछ तनाव आया जब नेपाल में नया संविधान लागू हुआ, और इस तनाव की वजह बनी मधेशी समुदाय की शिकायतों की अनदेखी। दरअसल मधेशी समुदाय सीमा पर बसा वो तबका है जिसके भारत से गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर मतभेद के बाद भी भारत हमेशा नेपाल का भला ही सोचता और करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं नेपाल में राजशाही से लेकर लोकतंत्र तक के सफर की।
कैसे यहाँ राजशाही का अंत हुआ और फिर लोकतंत्र की राह पर बढ़ते हुए क्या कुछ हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है। नेपाल लोकतांत्रिक देश तो बन गया, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ 2006 से लेकर अब तक 14 बार प्रधानमंत्री बदले, लेकिन कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। नेपाल इस देश की पहचान कभी हिंदू राष्ट्र के रूप में थी, लेकिन समय के बढ़ते चक्र के साथ वो पहचान खत्म हो गई। नेपाल में पहले राजशाही थी, लेकिन उसके खत्म होने से लेकर लोकतंत्र घोषित होने तक नेपाल में बड़े बदलाव देखे गए। 2001 में नेपाल के राजमहल में घटी एक घटना से पहले और बाद में भी यहाँ उथल-पुथल सी ही रही। 1972 में वीरेंद्र विक्रम शाह के राजकाज संभालने के करीब 17 साल बाद 1989 में यहाँ लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बाद नेपाल में संवैधानिक सुधार स्वीकार किए गए। 1991 में यहाँ पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ, लेकिन 1996 में आते आते माओवादी आंदोलन शुरू हो गया। 2001 में राजा वीरेंद्र विक्रम शाह की हत्या के बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र शाह ने राजगद्दी संभाली। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया। साल 2006 और 2007 नेपाल के लिए कई बड़ी घटनाएं लेकर आए। नवंबर 2006 में सरकार ने माओवादियों के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए और लंबा चला हिंसक संघर्ष खत्म हुआ। जनवरी 2007 में माओवादी अस्थायी संविधान की शर्तों के तहत संसद में दाखिल हुए। इसी साल अप्रैल में माओवादी अंतरिम सरकार में शामिल हुए और राजनीतिक मुख्य धारा का हिस्सा बन गए। 2007 में ही माओवादी अंतरिम सरकार से बाहर हो गए और राजशाही खत्म करने की मांग की। दिसंबर 2007 में माओवादियों के साथ हुए शांति समझौते के तहत राजशाही खत्म करने को संसद की मंजूरी मिलने के बाद वो दोबारा सरकार में शामिल हो गए। 28 मई 2008 को नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने और माओवादी नेता पुष्प कमल दहल ने यहाँ गठबंधन सरकार बनाई। साल 2008 के बाद के सालों में भी नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम जारी रहे। साल 2015 के सितंबर में संसद ने ऐतिहासिक संविधान पारित कर नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया। इसी साल अक्टूबर में केपी शर्मा ओली नए संविधान के तहत चुने गए पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसके बाद से भी राजनीतिक तौर पर यहाँ स्थिरता नहीं रही। 2006 से 2025 तक नेपाल में 14 बार प्रधानमंत्री बदले, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी भारत के साथ इसके संबंध कुल मिलाकर अच्छे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को आज भी एक स्थिर सरकार का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।